नमस्कार। आज हम प्रयागराज के हड़िया विधानसभा में हैं और प्रयागराज का अपना एक अलग इतिहास है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्रयागराज में जो विधानसभाएं हैं 12 विधानसभा आती हैं, तो उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े जिले के रूप में भी आप इसको समझ सकते हैं, चूंकि 12 विधानसभाएं यहाँ हैं। और जो हड़िया विधानसभा है ये बेहद महत्वपूर्ण विधानसभा है। यहाँ से जो विधायक हैं बहुजन समाज पार्टी के हैं, लेकिन विधायक जी को लेकर मुझे लगता है कि लोगों में काफ़ी नाराजगी भी है। हमने भी उनसे अनुरोध किया था कि वो कार्यक्रम में आएँ, लेकिन वो नहीं आ पाए। कोई बात नहीं, फिर भी हम बात करेंगे। तमाम और सारे नेता, बहुत सारे नेता हमारे साथ हमसे जुड़े हैं। हम पहले उनसे इंट्रोड्यूस करा दें, फिर आपको हम आगे ले चलते, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ विद्याकांत तिवारी जी हैं, जो समाज सेवी हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रत्याशी भी रहे। भारतीय जनता पार्टी का अभी भी गमछा इन्होंने पहना है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के ही नेता हुए। निधि यादव जी हैं, पूर्व प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी से, साथ ही साथ समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। सुरेंद्र चौधरी हैं, जो एमएलसी हैं बीजेपी से, ये रास्ते में हैं, अभी आएंगे। ओम प्रकाश तिवारी जी हैं, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। साथ ही साथ आप देखिए तो बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनसे भी हम चर्चा करेंगे, इनसे बातचीत करेंगे कि जो राजनीतिक मिजाज है 2022 के चुनाव को लेकर वो क्या है। चूंकि सबकी निगाहें 2022 पे टिकी हुई हैं, लेकिन उससे पहले हम अपनी डिबेट को आगे बढ़ाएं। आप हड़िया विधानसभा की एक छोटी सी ये स्टोरी देखिए, जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि हड़िया विधानसभा सीट पे फिल वक्त क्या माहौल है 2022 को लेकर। प्रयागराज भारत के सबसे पुराने शहरों में से एक है, जो प्राचीन ग्रंथों में प्रयाग या तीर्थराज के नाम से प्रसिद्ध है। ये 3 पवित्र नदियों गंगा, यमुना और आदर्श सरस्वती के संगम पर स्थित है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा विधानसभा सीटों वाला जिला प्रयागराज। इस जिले के अंतर्गत 2 लोकसभा और 12 विधानसभा सीटें आती हैं। इन्हीं में से एक है सीट संख्या 258 हंडिया। साल 2012 की जनसंख्या के अनुसार यहाँ मतदाताओं की कुल संख्या 3,20,000 के करीब है। अब बात राजनीति की करें तो पिछले 4 विधानसभा चुनाव में इस सीट पर सपा बसपा के बीच कड़ी टक्कर रही है और बारी बारी से इन दोनों पार्टियों ने इस सीट पर अपना वर्चस्व भी कायम किया है। जहां 2002 के चुनाव में ये सीट सपा के पाले में गई, तो 2007 में बसपा प्रत्याशी ने इस पर कब्जा कर लिया। वहीं साल 2012 के चुनाव में फिर से ये सीट समाजवादी पार्टी के खाते में चली गई और 2017 में फिर से बसपा ने सपा से इस सीट को वापस हासिल कर लिया। वर्तमान में यहाँ से बसपा के हाकिम लाल विधायक हैं, जिन्होंने 72,000 से ज्यादा वोट पाकर इस सीट पर जीत हासिल की थी। लेकिन यूपी के बदलते राजनीतिक परिदृश्य में फिलहाल वो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। आइए जानते हैं जनता के बीच जाकर कि आपके विधायक जी हीरो हैं या फिर जीरो। तो प्रयागराज का जो हड़िया विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पे और भी बहुत कुछ है जो मुझे लगता है आपको जानना चाहिए। कि यहाँ पर बताते हैं लोग कि आज़ादी की पहली शहादत जो देश में हुई वो हड़िया से हुई, तो अपने आप में एक ये महत्वपूर्ण है। ये मुझे लगता है सबको जानना चाहिए। 4 जो लोग थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, वो देश की आज़ादी में जिन्होंने अपनी शहादत दी। और दूसरी बड़ी बात कि प्रयागराज कुछ साल पहले, यानी दो साल पहले ये इलाहाबाद था। हालांकि इसके पूर्व में प्रयागराज था, लेकिन नाम बदलने की इस राजनीति को लेकर भी न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि देश में इस पर बड़ी चर्चा हुई, बड़ी राजनीति हुई, तमाम तरह के कमेंट्स आए। ये सब भी महत्वपूर्ण चीजें हैं समझने के लिए। फिलहाल हम सीधे डिबेट पे आते हैं। विद्याकांत तिवारी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं यहाँ पे। विद्याकांत जी, प्रयागराज पर की जब भी बात होती है तो एक ऐसे महत्वपूर्ण जिले की चर्चा में आता है कि जहाँ पे 3 नदियों का संगम है और यहाँ की संस्कृति भी वैसी है। हम लोगों ने देखा, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में मिलकर एक साथ, जो जनसंख्या यहाँ है वो और किसी भी शायद उत्तर प्रदेश के किसी दूसरे जिले में नहीं है। तो बेहद महत्वपूर्ण है। राजनीतिक लिहाज से अगर देखा जाए तो आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से कुछ ठीक करेगी 22 में? 22 में 1000% यहाँ से ठीक करेगी। 1% की आप बात छोड़ दीजिए। नहीं, ये बताइए, 17 जब 17 में लहर थी तो फिर लड़ी नहीं थी जी। भाजपा यहाँ से चुनाव नहीं लड़ी। किसको? अपना दल को दिया। ये अपना दल को चला गया आगे। अपना दल का यहाँ कोई अस्तित्व नहीं है। अपना दल का तो फिर गठबंधन हुआ है ना? कभी नहीं। हंडिया है ही नहीं है उसमें। हंडिया प्रतापपुर है ही नहीं है उसमें अपना दल में।
और भारतीय जनता पार्टी यहाँ से अगर चुनाव 2022 में लड़ेगी, किसी की ताकत नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी को हिला सकेगा। निधि जी 2017 का चुनाव आपने यहाँ लड़ा, प्रत्याशी थी, और जो मुझे जानकारी मिली कि तकरीबन 50,000 से ज्यादा वोट भी आपको मिले। लेकिन इस बार तो बड़ी स्थिति बहुत अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि यहाँ से जो विधायक हैं वो भी समाजवादी पार्टी के खेमे में आ गए हैं, बसपा के हैं, तो स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि यहाँ पे समाजवादी पार्टी कुछ कर सकती है बेहतर? सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी कि बड़ा हास्यास्पद है कि हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में यहाँ पे हमारे माननीय नेताजी मौजूद हैं और अपने ही सहयोगी दल जो कि अभी भी गठबंधन है, और आप उनका मजाक यहाँ खुली सभा में उड़ा रहे हैं। ये बहुत ही दयनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है। आप भले कह रहे हैं कि यहाँ पे अपना दल लड़ी, क्या भारतीय जनता पार्टी का समर्थन नहीं था? पहली बात। दूसरी, जो 4.5 साल पहले भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ के लोगों को बहला के फुसला के सत्ता हथियाने का काम किया है, आप देखिए आज जनता के बीच में भारी आक्रोश है। मैं यही नहीं कहूंगी, आप सिर्फ 4 मुद्दे या 4 बड़ी योजनाएं बता दीजिए जो भारतीय जनता पार्टी ने धरातल पे लाके दिखाई है लोगों को। तो आप चलिए चार काम की उपलब्धि गिना दीजिए अपनी। नहीं, हाँ ठीक है, शांत है। भारतीय जनता पार्टी की 4 उपलब्धियां बता दीजिए। सबसे बड़ी उपलब्धि है कोरोना काल के अंदर में उत्तर प्रदेश की सरकार जनता के घर घर जाकर के सभी की मदद किया और अन्न बांटा, सारी दवाइयां दिया, वैक्सीनेशन दिया, सब कुछ किया। और पहली उपलब्धि ये है जो देश के अंदर नहीं पूरे विश्व के अंदर में इस महामारी से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी। दूसरी उपलब्धि आप लोगों के बीच में बता देना चाहता हूं। हमारी बेटी हमको बता रही है कि अपना दल कभी कभी अच्छे लोगों से भी भूल हो जाया करती है। भूलती ये नहीं, ये अपना दल को सीट देना भूलती, समझौता करना, अपना दल के साथ समझौता करना भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी भूल थी। भूल तो फिर हो रही है, नहीं होगी, नहीं अभी अब नहीं होगी। मेरी अब बात सुनिए, हमारी बेटी ने एक बात कही कि बाला फुसला करके, बहलाया फुसलाए ये जिस प्रयागराज की आप बात कर रहे हैं। आप ये बताइए, ठीक है विद्याकांत जी, मेरी बात सुनिए पहले। नहीं आप ये कह रहे हैं, बात कह दिया, नहीं ये बात कह दिया, हमारी बात को ठीक है, आप कह लीजिए। ये आर्यावर्त है, ये प्रयागराज आज का नहीं है, ये प्रयागराज आज का नहीं है। इतिहास के पन्ने को, धर्म के पन्नों को, ग्रंथों के पन्नों को निकाल कर देख लीजिए, उसमें आर्यावर्त है। और आर्यावर्त से ये प्रयागराज था। ये प्रयागराज तो बीच में बदल दिया गया, इलाहाबाद बना दिया गया। और आर्यावर्त है, यहाँ प्रयागराज था, प्रयागराज रहेगा। जहाँ तक राजनीति की आप बात करते हैं, अपना दल को लेकर बताइए, स्पष्ट करिए, क्योंकि बहुत सारे सुनिए मेरी बात सुनिए। आपका गठबंधन है कि नहीं है ना? हम कहाँ बोलते हैं कि नहीं है? अभी आप कह रहे थे आपकी भूल थी। हमारी भूल थी, हम कहाँ कहते नहीं है। मैं अभी भी कह रहा हूँ। चलिए ठीक है, कोरोना को लेकर एक सवाल आया, हम कांग्रेस पर आएंगे जी। सुन लीजिए, हमारी बेटी के पार्टी समाजवादी पार्टी का और बसपा का भी गठबंधन था, वो 3 दिन नहीं चला और टूट करके खत्म हो गया। सियावर ठीक है, गठबंधन पे बात करेंगे, लेकिन कोरोना को लेकर जो आपने कहा लोगों से पूछें, कोरोना का जी बताइए। ठीक है, आप बोलिए। ठीक है। किसान आंदोलन कई महीने से चल रहा है, कितने किसान मारे गए, कितने श्रद्धांजलि आपकी सरकार, आपके प्रधानमंत्री जी ने किया। अगर आप कह रहे हैं तीनों बिल सही है, तो मैं नेताजी से पूछना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, योगी जी से पूछना चाहता हूं, अगर तीनों किसानों के हित की बात है तो किसानों के बीच आके प्रधानमंत्री जी, क्या वो कोई आतंकवादी थोड़ी है महेंद्र सिंह टिकैत या राजवीर सिंह सूरजवाला या जो कुछ है। माननीय प्रधानमंत्री जी किसानों के बीच आकर के उन्हें समझाएं कि क्या बात है, क्यों नहीं आ रहे हैं। आंदोलन पे भी सवाल लेंगे। ठीक है, ये सवाल आया है किसान आंदोलन को लेकर जी। प्रधानमंत्री को बात करनी चाहिए किसानों के साथ। प्रधानमंत्री अब सुनिए, या तो आप सुन लीजिए, मैंने आपकी सुन लिया। प्रधानमंत्री हमारे जो कृषि मंत्री हैं, ये दोनों व्यक्तियों ने कई बार, अनेकों बार बैठकें हुई। समाधान तब होता है जब पर्सनल कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की बात को सुनता है और समझता है। वो किसान आंदोलन दलालों से भरा हुआ है, और दलाल जितने हैं हिंदुस्तान के, उनके दलालों के कारण ये किसान आंदोलन चल रहा है। कौन दलाल है जी? ठीक है, आते हैं आपके पास। यहाँ मित्रों, यहाँ सारे किसान बैठे हुए हैं, मैं भी किसान हूँ। आप लोग बताइए किस बात का आंदोलन हो रहा है?
कोई उठा के बताइए, आंदोलन किस बात की हो रही है? केवल 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 सरकार को बदनाम करने के लिए हो रहा है। ये आंदोलन सरकार को बदनाम करने के लिए, ठीक है, ठीक है। ओम प्रकाश तिवारी जी हैं, आप तो बड़े वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, ये जो ठीक है बात, अब चूंकि किसान आंदोलन पे आई है, कोई बात नहीं, तो किसान आंदोलन सरकार को बदनाम करने के लिए हो रहा है? कतई नहीं। किसान आंदोलन जो किसानों की मांग है बिल्कुल जायज मांग है और उनकी मांग को सरकार को सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए। तीनों काले कानून को वापस लेना चाहिए। ये देश के हित में है, किसान हित में है और जनहित में है। एक बात और ओम प्रकाश जी, फिर आएंगे, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कांग्रेस का ये कभी गढ़ हुआ करता था, आनंद भवन से लेकर या जवाहरलाल नेहरू से लेकर आप जिस भी नेता की, बड़े नेता की बात करेंगे, अब आखिर ऐसा क्या है कि हालांकि स्थिति तो पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की क्या है हम सब जानते हैं, लेकिन इस प्रयागराज से बड़ी उम्मीद रहती है कांग्रेस को। आखिर क्यों आप लोग बिल्कुल नेपथ्य में चले गए? देखिए, आजादी के समय से, आजादी के वक्त, आप बोलिए। आजादी के समय से हमारे 4 विधायक यहाँ रहे। पहले पंडित महावीर प्रसाद शुक्ल 2 बार रहे हैं, वैजनाथ पांडे जी रहे। तो हम लोग जानते हैं, ये बताइए कि ये स्थिति आखिर हुई क्यों? कांग्रेस बिल्कुल मजबूत है, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी दावा कर रहे हैं। क्या मजबूत है बताइए, कितनी सीटें हैं आपके पास? हमारी सीटें होना न महत्वपूर्ण नहीं है, अब होने जा रही है महत्वपूर्ण है। चलिए हम भी सोचते हैं कि जो है बहुत अच्छा। 2022 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में स्थायी सरकार देगी। निधि जी, हम बात विद्याकांत तिवारी जी की करते। 2 उन्होंने महत्वपूर्ण तथ्य उठाए, कोरोना काल की बात कही। कोरोना काल में बीजेपी से लेकर आपकी पार्टी का भी हम लोगों ने देखा कि आप लोगों ने बड़ा अभियान चलाया था। कोरोना काल को लेकर जो दावे किए हैं, उन दावों से सहमत हैं आप? देखिए, ये इलाहाबाद की धरती है। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने इलाहाबाद के लिए कोई काम किया है तो वो सिर्फ नाम बदलने का काम किया है। आज किसी के भी ये सच्चाई छुपी नहीं है। पूरे देश में जिस तरह से गंगा नदी में लाशें बह रही थी, सिर्फ इलाहाबाद में ही नहीं, यहाँ से लेके मुझे लगता है अगले 10 जिलों तक सिर्फ लाशों का जो ढेर गंगा नदी में था, बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और दुख की बात थी। आज भारतीय जनता पार्टी नकार रही है। भारतीय जनता पार्टी के ही नेता मंत्री कहते हैं कि कोई भी मौतें कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या जो ऑक्सीजन की कमी से जो लोग वहां जूझ रहे थे, मर रहे थे, क्या वो नाटक कर रहे थे? और यही नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी के जितने यहाँ कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, आपसे ये बोलना चाहती हूँ, पहले तो आप ये फैसला कर लें कि आपका जो गठबंधन माननीय अनुप्रिया पटेल जी की पार्टी जो है, अपना दल, क्या वो राजनीतिक भूल है? पहली चीज। दूसरी आप कह रहे हैं जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, आप उनको दलाल कह रहे हैं। जो बच्चे नौकरी मांग रहे हैं, आप उन्हें आतंकवादी कहते हैं। तो जो भी आपकी बात से सहमत नहीं है, आप उसको ऐसा बना देते हैं कि जनता की नजरों में नफरत की दृष्टि से देखते हैं। नहीं, पहले ठीक है, आप बोलिए। अनुप्रिया पटेल का जो गठबंधन है, ये महत्वपूर्ण है इसलिए कि प्रधानमंत्री से है ना गठबंधन। आपको एक बात बोला कि हमारा गठबंधन था, गठबंधन है, गठबंधन रहेगा। लेकिन मेरी बात नहीं, गलत बात है। हमारे फैसले गलत थे। हंडिया पर जो फैसला हुआ, अपना दल को जो दिया गया, ये फैसला गलत था। समझे आपके नहीं? पहली बात। दूसरी बात, हमारे भाई साहब ने, कांग्रेसी नेता ओम प्रकाश भाई हमारे भाई है, इन्होंने कम बात कही कि कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, ये कांग्रेस राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्य ही नहीं है, ये पप्पू कांग्रेस के सदस्य हैं। नहीं भाई, किसी भी नेता के बारे में ऐसा मत बोलिए। 150, मेरी बात सुनिए, मैं नेता के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। राष्ट्रीय पार्टी के, उनके पार्टी के कांग्रेस, सुनिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेता कौन थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के स्थापक कौन थे? स्थापना करने वाले कौन थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्य कौन थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस का मैनिफेस्टो क्या था? इंडियन नेशनल कांग्रेस का संविधान क्या था? आप बताइए। मेरी बात सुन, आप बताइए। मेरी बात सुन लीजिए भाई साहब, उनकी तो बात छोड़ दीजिए। आज हमारी बेटी ने एक बात कही, समझे आपके नहीं? हमारा गठबंधन चला है, चल रहा है और चलता रहेगा। तो मतलब ये भूल तो नहीं, अभी आपने कहा बड़ी भूल थी। हम हंडिया में, आप लोग जो है मीडिया वाले हैं, बातों को खूब तोड़ दें। आपने ये बात कही थी, सुन लीजिए। कभी नहीं, ये जनता सुन रही है, ये जनता आपकी बात कर रहा हूँ। सुन, मैं अपनी बात बता रहा हूँ आपको, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। मैंने ये कहा कि हमारा गठबंधन था,
गठबंधन है और गठबंधन रहेगा। सुनिए और सुन लीजिए, आगे सुन लीजिए, पूरा क्लियर हो जाए। मैंने ये कहा कि किसानों का जो आंदोलन है, किसानों की जितनी हितैषी भारतीय जनता पार्टी थी, है, आगे भी रहेगी और किसान हमारे साथ खड़ा है। कई कोई किसान लोग हैं, ठीक है, वासुदेव जी हैं, समाजवादी पार्टी से एमएलसी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता को आप सुन रहे थे सर। तो किसानों को लेकर जो किसान आंदोलन चल रहा है, आपको लगता है कि जो उन्होंने बात कही कि ये किसान नहीं है, इनका आंदोलन फर्जी है, ये किसान फर्जी है? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी एक किसानों की पूरी विरोधी पार्टी है और इन्होंने कहा पहली बार में कि वहाँ दलाल बैठे हैं। अगर दलाल किसान हमारे हैं, वो किसान दलाल नहीं होता कभी भी। वो वहाँ पे अडानी अंबानी के दलाल जो कर रहे हैं, दलाली कर रहे हैं, भारतीय दलाली, ये सरकार दलाली कर रही है और इनके पास कोई जवाब नहीं है। इन्होंने प्रयागराज का नाम बदल दिया, हमें खुशी हुई, लेकिन प्रयागराज में जितने कार्यालय हैं लखनऊ उठा ले गए। यहाँ सारे लोग बैठे हैं, हर पार्टी के लोग बैठे हैं। यहाँ का हाई कोर्ट, यहाँ का पुलिस मुख्यालय, यहाँ के शिक्षा विभाग कार्यालय चले गए। तमाम खोमचे वाले दुकानदार लोग बेरोजगार हो गए, भूखों मर रहे हैं। ये प्रयागराज नाम बदल क्या किया? अब क्या प्रयागराज में केवल सारे लोग धुन जमाएंगे? हाँ, नाम बदला लेकिन विकास नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ विकास। ठीक है। यहाँ जो है कि ये सरकार आई भारतीय जनता पार्टी, इसने कहा था कि हम विकास करेंगे, तो कितना विकास हुआ युवाओं का, कितना बेरोजगारों ने रोजगार पाया और कितना किसान खुशहाल है, हम पूछना चाहते हैं आपसे। ठीक है, ठीक जी जी। अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कुछ साथियों ने कहा कि किसान दलाल है। इसी तरीके इनके केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा था कि किसान आंदोलन पर जो बैठा है वो मवाली है, उनको माफी मांगना पड़ा था और माफी मांगी थी। ये लोग भी माफी मांगे जो किसानों को दलाल कहा है। किसान दलाल नहीं है। आते और लोग जी बताइए। एक मिनट बोलिए, आवाज आपकी जाएगी जी। हम बहन जी से पूछना चाहते हैं और तमाम समाजवादी साथियों से पूछना चाहते हैं, हडिया विधानसभा का क्या कोई किसान वहाँ पे गया है आंदोलन में? एक नाम बता दें, एक नाम बता दें। अगर वहाँ दलाल नहीं है तो कौन बैठे हैं वहाँ? ठीक है, कौन गया था भाई? कोई गया था? जी बताइए जी। शांत रहिए। मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं बता रहा हूं आपको। सबसे पहले मैं नेताजी से ये पूछना चाहता हूं, माननीय भारतीय जनता पार्टी के नेता से मैं ये पूछना चाहता हूं, 7 साल से ये लोग भारतीय जनता पार्टी वाले हमारे नेता राहुल गांधी को पप्पू साबित करने के लिए क्या क्या नहीं किए। हजारों करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिए देश का, लेकिन आज तक पप्पू साबित नहीं कर पाए। हमारे पास कुछ प्रूफ है, ये देखिए। ठीक है, इधर आइए, दिखाइए। ठीक है, ये क्या है बताइए। चलिए आपके सवाल का जवाब है। ये देखिए, ये देखिए। अरे यार, ये सिंधु घाटी का, हम आपको पूरा दिखा। आपने पूछा था आपके सवाल का अभी नहीं, हमने बहन जी से पूछा था, वो काफी भ्रमण करती हैं। एक मिनट सुनिए, आम लोग हैं। चलिए, एक घोड़े से चलने वाला किसान है, हमारा किसान घोड़े पे चलेगा? अरे हमारा किसान तो मर रहा है। किसान, ये बताइए कि एक मिनट पहले बात सुन लीजिए। एक मिनट, आप ये चाहते हैं कि किसान की जो लुंगी हो फटी हो, कोई अच्छा ना हो, जींस ना पहनता हो, आप ये चाहते हैं? किसान भी एसी से चलेगा, कार से चलेगा, वो भी चलेगा। बिल्कुल चले। ठीक है, और भी लोग। मैं आता हूँ विद्याकांत जी, मैं आता हूँ आपके पास। ठीक है। आपको क्या लगता है कि जो, अच्छा आप बोलेंगे? जी बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? पूछना ये चाहता हूँ कि जिस दिन हमारी ये गैस चूल्हे वाली ये महंगाई से इतनी बढ़ती जाएगी, तो उस दिन जो है अगर लास्ट में मतलब इतने पैसे नहीं रहेगा, तो जो चूल्हा बनाने वाले थे लकड़ी से और उपली से, वो लोग सब सिस्टम बंद हो। ये महंगाई को लेकर जहाँ भी जाते हैं नेताजी, ये सवाल उठता है, सरकार से सवाल पूछा जाता है। तो आपको लगता है महंगाई है कि नहीं? महंगाई नहीं है। मेरी एक बात सुन लीजिए। आप बताइए ना, महंगाई है कि नहीं? महंगाई है, लेकिन महंगाई क्यों है? किस कारण है? एक बात सुन लीजिए, विपक्ष के कारण है। एक बात सुन,
ठोकर लग जाना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन ठोकर क्यों लगा ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, समझे आपके नहीं। कोरोना काल आज 2 साल से चल रहा है। ये बताइए, महंगाई का सवाल पूछा, उस पर जवाब मैंने दीजिए। आपकी बात माना, मैंने आपकी बात माना। महंगाई, अच्छा महंगाई है तो लोग सरकार से ही कहेंगे। मेरी बात सुनिए, मैंने आपसे एक बात कही, मैंने एक बात ये कही कि महंगाई है कि नहीं है वो बहुत जरूरी है, ठीक बात है, ये आवश्यकता की जरूरत है, हर मनुष्य की जरूरत है। महंगाई कम होनी चाहिए ना आम लोगों की। सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए। नहीं बोलिए ना आप पत्रकार हैं। नहीं हम खड़े हैं, आप बोलिए। नहीं खड़े हैं, लेकिन आप भी सुनिए, हम भी सुनेंगे। आपको मैंने एक बात कहा कि महंगाई बहुत बढ़ गई, मैं उसको मानता हूँ, लेकिन महंगाई बढ़ी क्यों? महंगाई बढ़ी क्यों, इस पर चिंतन होना चाहिए कि नहीं होना? आप बताइए ना। हाँ, 2 साल से पूरे देश की फैक्ट्रियां बंद हो गई। क्यों बंद हो गई? कि अगर ये मानव समाज जिंदा रहेगा तो हिंदुस्तान भी जिंदा रहेगा, महंगाई भी कमती होती जाएगी और देश भी चलता रहेगा। सुनिए, आप बताइए। कोरोना की वजह से महंगाई बढ़ गई ना। मेरी बात सुनिए, बीमारी इस जो हमारे देश में, चाहे विश्व में ये जो संक्रमण आया, इस संक्रमण से मानवता की रक्षा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? ठीक है निधि जी, कोरोना की वजह से महंगाई आई, 2 साल से जो देश में, पूरे विश्व में आप हम सब लोग देख रहे हैं, उसकी वजह से महंगाई आई। ये सिर्फ गोलमोल की बातें हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज अपनी नाकामी नहीं छिपा पा रही है, तो गोलमोल बातें करके जनता को फिर से वही बहलाने फुसलाने का काम कर रही है। मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट आई है, CMII की रिपोर्ट जो आई है, उसके मुताबिक जो बेरोजगारी 2018 में 5% थी, कोरोना महामारी के जस्ट पहले जनवरी में 7.2% थी। आप जवाब दीजिए, तब तो महामारी नहीं थी, पहली चीज। दूसरी, भारतीय जनता पार्टी के बड़े सम्मानित लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मैं पूछना चाहती हूँ, आप कह रहे हैं महंगाई नहीं है, तो क्या गैस का सिलेंडर आपको 1000 से कम दाम पे मिलता है? बताइए, आप ये बताइए। पेट्रोल और डीजल, आप ये बताइए, पेट्रोल और डीजल क्या आपको डिस्काउंटेड रेट में मिलता है? यही नहीं, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, कोरोना महामारी की आप बात कर रहे हैं, कोरोना महामारी में जो स्वास्थ्य सुविधाएं अगर आपने बढ़ाई हैं तो आप बता दीजिए, कितने अस्पताल आपने बनाए, कितने डॉक्टरों की नियुक्तियां आपने निकाली। इनफैक्ट जो यहाँ पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, सिर्फ हंडिया की ही नहीं, पूरे प्रदेश की बात कर रही हूँ, आप वहां पर भी 40% डॉक्टर्स की आज भारी कमी है ना। आप बिजली की बात भी करिए, आज बिजली की समस्या से पूरा प्रदेश जूझ रहा है। कितनी यूनिट बिजली आपने बनाई है कि आप दावे कर रहे हैं कि आपने 24 घंटे बिजली देने का काम किया है। आप बेरोजगार, जब वहां पर लखनऊ में बेरोजगार अपने मुद्दे को लेकर धरना प्रदर्शन करता है, तो इतनी असंवेदनशील आपकी सरकार है कि गर्भवती महिलाओं के पेटों पे लाठियां भाजी जाती हैं। महिला सुरक्षा की आप बात करें, आज जितने आत्मदाह माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के घर के सामने महिलाओं ने किए हैं, पूरे देश का इतिहास है, आज तक इतने आत्मदाह के प्रयास नहीं किए गए हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल है, हम लोगों से लेंगे कि क्या सरकार ने प्रयागराज का विकास किया है क्या? जी बताइए। कभी नहीं किया है, ये आप जान लीजिए। 2 करोड़ रोजगार कर रहे थे और यहाँ पेट्रोल और महंगाई, इतनी महंगाई सीमा चरण हो गई है, आदमी को चलना मुश्किल हो गया है। और शिक्षा विभाग की बात करते हैं, कोविड-19 की कनाबथा हमेशा बताते हैं। कोविड-19 में शिक्षा विभाग 2-3 साल हो गया विद्यालय चलना, और विद्यालय की ऐसे बच्चे हो गए हैं, अनपढ़ ना दे रहा है बीजेपी की गवर्नमेंट। क्या ऐसी सवाल नहीं है कि बीजेपी की गवर्नमेंट वो कोविड-19 को व्यवस्था करके विद्यालय को संचालित करे? ठीक है, नहीं ये तो बच्चों को बचाने के लिए भी किया गया ना, स्कूल अगर। जी ठीक है, आ जाओ। मैं इनके माध्यम से मैं ये बात कहना चाहता हूं कि आप सभी के संज्ञान में ये चीज जरूर होगा कि 69,000 टीचर की वैकेंसी में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने धांधली की है और ओबीसी वर्ग के साथ अन्याय करने का काम किया है, और मैं भारतीय जनता पार्टी के जो नेता यहाँ पे मौजूद है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या ओबीसी वर्ग के साथ बीजेपी न्याय करेगी? और जो ये जो भारत माता की जय का नारा देते हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत माता पे केवल एकाधिकार किसी एक व्यक्ति का नहीं है। आप भी लगाइए ना, किसने मना किया है? आप भी लगाइए, एक सेकंड मैं आता हूँ, मैं इधर से भी आता हूँ। जी ठीक है, हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं। जी बताइए।
जिस तरह से यहाँ समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के दोनों नेता डिबेट कर रहे हैं, हमें तो ये आ रहा है कि ये दोनों अपने इतिहास को नहीं देख रहे हैं। जैसे समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी थी, समाजवादी के सेकंड नंबर के मुखिया शिवपाल जी यहाँ आए थे, उन्होंने कहा कि हंडिया की सीट दे दो, आपको हम मंत्री बना देंगे। हंडिया के लोगों ने मंत्री को हराकर महेश सिंह जी को, जो स्वर्गीय हैं, उनको नेता बनाया, यहाँ का विधायक बनाया, रिकॉर्ड तोड़ मतों से जिताया। लेकिन समाजवादी के लोगों ने हंडिया की धरती को मंत्री बनाने का काम नहीं किया। दूसरा सवाल है मेरा, हमारी निधि यादव जी हमारी सहयोगी दल की प्रत्याशी रही हैं, हम लोगों ने इनके साथ काम किया है। समाजवादी पार्टी की सरकार भी 5 साल चल चुकी है। वर्तमान में जिसको जिताया आप लोग, आप बसपा से है ना, बसपा समाज, जिसको जिता, अच्छा ठीक है, तो जिसको जिताया यहाँ पे वो विधायक तो आपके समाजवादी पार्टी में चले गए। देखिए, हंडिया के लोगों ने जिस तरह से बसपा के कैंडिडेट को, एक किसान के बेटे को कैंडिडेट को समर्थन किया, जिस तरह से उन्होंने अपना पाला बदला है, हंडिया की जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। हंडिया में दोबारा विधायक नहीं। अच्छा ठीक है, ठीक है, हमारे साथ जी, आपका क्या नाम है? गीता पांडे। गीता पांडे। गीता जी, चूंकि आप महिला हैं, मुझे लग रहा महिला बहुत कम है, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि महिला सुरक्षा को लेकर, क्योंकि सरकार बहुत सारे काम के दावे करती है, आपको लगता है कि महिला सुरक्षा, महिला सम्मान को लेकर सरकार ने काम किया है? बहुत काम किया है महिला सुरक्षा को लेकर सरकार ने। महिलाओं को तो बहुत ही छूट दी है, बहुत ही महिलाओं के लिए सुरक्षा की। जो मेरी बहन कह रही कि दवाई दर्पण के लिए और सब कह रही, ये सब झूठा आरोप है। हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है। तो जो अभी निधि जी बता रहे थे उनकी बात से जनता पार्टी और अपना दल जो है और भारतीय जनता पार्टी दोनों का संगठन है, और कैंडिडेट भी अच्छे थे, नहीं जीते उनकी दुर्भाग्य थी, मगर ये आरोप गलत है, झूठा है। लेकिन महिलाओं को लेकर सरकार ने बहुत अच्छा किया है। महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी हमारी बहुत अच्छा महिलाओं। एक मिनट मैं जी मैं आ रहा हूँ। अभी सुना आपने? ठीक है, जवाब दे दीजिए। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा अगर महिला विरोधी कोई पार्टी कोई हो नहीं सकती इस देश में। अभी आपने जिला पंचायत चुनाव में देखा कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी ने महिला प्रत्याशियों के ऊपर प्रहार किए। सिर्फ उनके प्रहार नहीं किए, पर्चा नहीं खींचा, उनकी साड़ी तक खींचने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। किस मुंह से ये कह रहे हैं कि इन्होंने महिलाओं के लिए काम किया है? मुझे 2 योजनाएं आप बता दीजिए। हम समाजवादी पार्टी की सरकार में 1090 की जो योजना शुरू हुई थी, वो उन कर्मियों, वहाँ पे काम करने वाली महिलाओं को ये तनख्वाह भी नहीं दे पाए। और आज ये बात करते महिला सुरक्षा की, अरे हाथरस में जिस बेटी की हत्या हो गई, रात को 3 बजे चुपचाप उसकी लाश जला दी जाती है, और ये कहते हैं महिला सुरक्षा की बात। इनको शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, लोगों को, अगर महिला सुरक्षा की ये बात भी करते हैं तो। ठीक है। ओम प्रकाश जी हैं। ओम प्रकाश जी, क्योंकि समय कम है, आपने भी बोला भी कम है बहुत। नहीं, आप बोलिए, अपनी बात रखिए, क्योंकि कांग्रेस का पक्ष आना बहुत जरूरी है। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथी ने जो आरोप लगाया है, यह मिथ्या आरोप है। उनकी डबल इंजन की सरकार फेल है, हर मोर्चे पर फेल है। देश और प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर मोर्चे पर विफल है। अपनी विफलता छिपाने के लिए ये तरह तरह की जन आशीर्वाद यात्राएं निकाल रहे हैं। कैबिनेट मंत्री और सारे मंत्री लगाए गए हैं, सारे सांसद और विधायक लगाए जा रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता दावा कर रहे हैं कि प्रयागराज में विकास का, कि प्रयागराज में बहुत विकास किया है, सारा विकास खोखला है। विकास के बारे में यदि सुनना हो तो मुझसे सुनिए आप। हंडिया की जो स्थिति है, हंडिया का मूलभूत विकास कांग्रेस ने किया है। अब आप सुनिए क्या हुआ है। हंडिया को पॉलिटेक्निक हमने दिया, आयुर्वेद विश्वविद्यालय हमारे नेताओं ने दिया, यहाँ इंटरमीडिएट कॉलेज कांग्रेस के नेताओं ने दिया। यहाँ जो मूलभूत समस्या रही उसका समाधान, नहरों की जाल हमने बिछाई, ट्यूबवेलों की जाल हमने बिछाई, सड़कों की जाल हमने बिछाई। केवल सुनिए, मेरी बात सुनिए। भारतीय जनता पार्टी या 33 वर्षों से जो दल सरकार में है, शासन में है, सभी विफल रहे हैं। इसलिए 2022 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उत्तर प्रदेश में नेतृत्व करने जा रही है। विद्याकांत जी, आप तो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, कांग्रेस के साथी आपके कह रहे हैं, उन्होंने बकायदे गिनाए जो विकास के काम। हम आपको दिखा रहे हैं, वो गिना रहे हैं ना, मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। ये सामने नेशनल हाईवे देख लीजिए। इस हंडिया में, हंडिया के इस कोने से उस कोने तक पहुँचने में 1 घंटे लगते थे, 1 घंटे यहीं लग जाते थे। लेकिन धन्य है हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो नेशनल हाईवे दे करके यहाँ की पूरी समस्या का समाधान कर दिया।
ठीक है, चलिए लोगों के पास जाएंगे। ठीक है, लोग कुछ युवा हैं, यूथ हैं। जी, आप लोग यूथ हैं, युवा हैं, आप लोगों की क्या मांग है? कौन सी सरकार बेहतर है? सर, हम लोगों के लिए समाजवादी पार्टी सरकार बेहतर है। हम लोग किसी पार्टी से नहीं है। हम लोग 2 साल से सेना की तैयारी कर रहे हैं और रात दिन दौड़ते हैं। हम लोग 2 साल से एक भी भर्ती नहीं है। हम यही चाहते हैं बीजेपी वालों से, ये भर्ती कब निकालेंगे? सरकार तो 4.5 लाख नौकरियों की बात कर रही है। नौकरियों की बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग सेना की बात कर रहे हैं। सेना की भर्ती 2 साल से यहाँ तक अभी तक एक भी भर्ती निकाले नहीं सेना के। हम लोग फौज की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग ओवरएज हो गए। हम लोग कहाँ जाएंगे? ग्राउंड में दौड़ना ही छोड़ दिए हम लोग। जान लीजिए ओवरएज हो गए। ऐसी सरकार नहीं चाहिए हम लोगों को, जिससे हम युवाओं को बेरोजगार होकर टहलना पड़े। ऐसी सरकार नहीं चाहिए। आप 15 लाख लोगों की नौकरी गई है, उस पर सरकार क्या कहना चाहिए? ठीक है, और कोई और जी ये बोलना चाह रहे हैं कि लॉकडाउन में जब लॉकडाउन लगा था, ये लोग कह रहे थे कि हवा मतलब कि ऑक्सीजन की कमी से कोई डेथ नहीं हुआ है। हम कहना चाहते हैं कि इंसान को कुत्ता कैसे खा रहा था, किस चीज की कमी थी हमारे देश में, किस चीज की कमी है जो इंसान को कुत्ता खाए घाट पर? हम लोगों ने आपके चैनल के माध्यम से देखा। हम कहते हैं कि लोगों का दिमाग डाइवर्ट मत किया जाए। देश की दिशा और दशा के लिए ये जो चुनाव होता है, देश की दिशा और दशा के लिए होता है, ना कि लोगों को गुमराह करके राजनीति में आके। इसका जवाब लेते। ठीक है। आप बताइए। मैं 2 चीज पूछना चाहता हूँ कि समय कम है, जल्दी। हाँ, गेस्ट हाउस कांड हुआ। सुश्री मायावती बड़ी बहन जी हमारी, उनका जो चीरहरण हो गया, बोले मुलायम सिंह जी ने, कह रहे तो चलता है। इनसे पूछिए कि लोग जो है कोरोना काल में कौन से शहर में थे? इनको नहीं दिखाई पड़ा? कहाँ थे ये लोग? काल में हम लोगों ने संघर्ष किया है। पूछे कहाँ थे? चौराहे पे खड़े होकर आंदोलन किए हैं। व्यक्ति विशेष पे काम नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी ने जातिवाद पे काम नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी ने अब रही बात करप्शन की, मैं बात कर रहा हूँ। 1 मिनट, रही बात करप्शन की मैं बात कर रहा हूँ। मैंने देखा था समाजवादी पार्टी की सरकार जब वैकेंसी निकलती थी उसके पहले ही बुक हो जाती थी, लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, एक चीज और मैं बोलना चाहता हूँ। इनसे लाख गुना कांग्रेसी लोग थे, इनसे लाख गुना अच्छे कांग्रेसी। बीजेपी से, सपा से? मैं भाजपा से हूँ, लेकिन इनसे लाख गुना कांग्रेसी। ठीक है। एक प्रश्न बहन जी से है। एक प्रश्न यह है कि गायत्री प्रजापति जी जो कि तत्कालीन समाजवादी पार्टी के मंत्री थे, उन्होंने एक बहन के साथ बलात्कार किया, क्या किया थे? ठीक है। आप मैं बहुत देर से सुन रहा हूँ। औचित्यहीन आपका ये हो रहा है, क्योंकि कोई तथ्य जो है ना आम जनता को मिल पा रहा है, ना हड़िया को। क्यों नहीं बोले भाई? तो आए आपका हड़िया का सवाल ये है कि हड़िया जो भौगोलिक स्थिति है, ये जो जंगे आजादी में पहला स्थान था उसका। आज समय का अभाव है, लेकिन 2022 में आपको क्या लगता है? अब बताओ। ऐसा है, मुद्दा ये है कि आज पूरे जिले में कोई अछूती है तो वो जो है केवल हड़िया तहसील अछूती है, जो कोई उद्योग नहीं। जिम्मेदार कौन है? कोई जनप्रतिनिधि नहीं। कोई जिम्मेदार कौन है? कभी किसी सदन में जिम्मेदार कौन है? ये जिम्मेदार ये जो जातियां और जाति और धर्म और जो पार्टियां जो लड़ती है चुनाव, जो ऐसे लोग हैं जिनका हड़िया से कोई सारोकार नहीं है भाई। इसका जिम्मेदार लोग हैं यहाँ, ना हड़िया की कोई भौगोलिक। चलिए, चूंकि समय का अभाव है और कल कौशाम्बी की विधानसभा से हम दिखाएंगे उस विधानसभा का राजनीतिक मिजाज क्या है, चूंकि आप देख रहे हैं कि भीड़ कैसे है और यहाँ पे डिबेट करना भी बेहद मुश्किल है। तो जाहिर सी बात है कल हम आपको कौशाम्बी के चायल विधानसभा से मिलेंगे।